एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सोशल फार्मेसी के अंतर्गत एक पूछे गए क्वेश्चन जो कि कई बार रिपीट होता है सेशनल का एग्जाम्स हो डी फार्मा में, चाहे फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स हो। वह है डिस्कस द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से जो एक फार्मासिस्ट होता है उसका जो हमारा पब्लिक हेल्थ है, यानी जो आम जनमानस है, जो लोग हैं, जो सोसाइटी में रहते हैं, उसमें वह किस प्रकार से अपना भूमिका रोल प्ले करता है। तो चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला रोल आता है रिव्यू एंड डिस्पेंसिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग। दोस्तों आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जब भी हम लोग किसी फार्मेसी की शॉप पे जाते हैं तो जनरली क्या लेकर जाते हैं, डॉक्टर द्वारा, फिजिशियन द्वारा प्रेस्क्राइब की गई क्या ले जाते हैं, पर्ची ले जाते हैं, जिसमें हमें हमारे बीमारी के अकॉर्डिंग उसमें प्रेस्क्राइब किया होता है ड्रग मेडिसिन को। तो उसको फार्मासिस्ट क्या करता है, उसको सबसे पहले वह पढ़ता है, बारीकली क्लेरिफाई करता है हर एक चीज, जो भी उसमें लिखी हुई चीजें हैं उन सभी चीजों को देखते हुए अगर उसको यह लगता है कि उसमें कुछ चीजें पेशेंट के अनुसार, पेशेंट की बीमारी के अनुसार कुछ कम है तो उसको क्लेरिफाई करता है और जरूरत हुई तो फिजिशियन से वह पूछता है। और इसके साथ ही साथ ये सारी चीजें वह पेशेंट के प्रिस्क्राइब जो भी उसको पर्ची में प्रिस्क्राइब की गई दवाएं हैं, पेशेंट की कंडीशंस क्या है, उसके लीगल इथिकल इश्यूज क्या है, उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए जो भी दवाइयां उसको प्रिस्क्राइब की गई हैं एक पेशेंट के अकॉर्डिंग और उस पर्ची के अकॉर्डिंग जो भी प्रिस्क्राइब किया गया है वह देने का कार्य, यानी कि रिव्यू एंड डिस्पेंसिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग एक फार्मासिस्ट करता है। अगला पॉइंट है दोस्तों प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड मेडिकेशन सेफ्टी, यानी कि अब उसने दवा दे दी, उसने डिस्पेंस कर दी, अब उसके वह क्या बताएगा इसके बारे में कि किस प्रकार से प्रिवेंट किया जा सकता है विभिन्न डिजीज को, बीमारियों को और मेडिकेशंस को। तो हम लोग जानते हैं कि जो फार्मासिस्ट है वो बेसिकली हेल्प असिस्ट करने का कार्य क्या करता है और बहुत ही मैनी वेज हैं जिसके द्वारा वो कंट्रोल करता है डिजीज को और उसको प्रिवेंट करने का, अर्थात एक डिजीज हो ही ना उसमें अपनी इंपॉर्टेंट भूमिका और रोल प्ले करता है। या वह करता कैसे है कि वह उसके द्वारा यह देखा जाता है और खासतौर से हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से वह हेल्प करता है किसमें, स्क्रीनिंग जो प्रोग्राम्स होते हैं खास तौर से, जिसमें कि इम्यूनाइजेशन का किस प्रकार से स्टेटस चल रहा है, क्या इम्यूनाइजेशन प्रॉपर वे में चल रहा है, उसमें हेल्प करता है, उसको रिपोर्ट करता है अपने डॉक्टर्स को, अपने हेड्स को। और इसमें वह यह भी देखता है कि कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है कि जो कि अनडायग्नोस्ड रह गई है, जिसका अभी तक ट्रीटमेंट नहीं किया गया, कोई ऐसा पेशेंट तो नहीं रह गया। और इसके साथ ही साथ उसका यह प्रयास रहता है, इसमें वो कोशिश करता है कि बार बार जो हॉस्पिटल्स में इतने एडमिशंस जो हो रहे हैं उसके पीछे जो रीजन है, चाहे वो मिसमैनेजमेंट ऑफ ड्रग थेरेपी हो, चाहे कोई गलत दवा लेने के कारण हो, जैसे कि काउंटर फिट मेडिकेशंस तो नहीं ले लिए, गलत दवा तो नहीं ले लिया, इन तमाम चीजों को सॉल्व करने का कार्य कौन करता है, यहाँ पर फार्मासिस्ट करता है। और इसके साथ ही साथ मेडिकेशन रिकंसिलिएशन प्रोग्राम्स, इन तमाम चीजों को करने का कार्य कौन करता है, कहीं ना कहीं इसके माध्यम से वो क्या कर रहा है, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, अर्थात कि डिजीज हो ही ना इसको कम करने का कार्य इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका हुआ स्क्रीनिंग के माध्यम से भी करता है। चलिए आइए अगला पॉइंट देखते हैं, वह है हमारा कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन। दोस्तों यदि हम लोग बात करें कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन की तो हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से प्रत्येक नागरिक भारत का, चाहे वह एक फार्मासिस्ट ही क्यों ना, वह एक भारत का नागरिक है और उसी के तहत कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन में एक फार्मासिस्ट की महत्वपूर्ण रोल भूमिका हो जाती है कि वह किस प्रकार से, हम जानते हैं कि कम्युनिटी में जो हमारे मेन जो लीडर्स होते हैं खास तौर से, उसमें कौन से लीडर्स जो काफी प्रभावी होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने अमिताभ बच्चन को सुना ही होगा कि किस प्रकार से वह कोरोना का जो समय था उसमें जब भी हम कॉल लगाया करते थे तो कोरोना की वैक्सीन लगाने की बात अमिताभ बच्चन द्वारा की जाती थी। तो वह एक प्रसिद्ध पर्सनैलिटी है, एक कम्युनिटी लीडर्स हैं
चाहे हम बात करें विभिन्न संत महात्माओं की, जिनकी प्रवचन अधिकतर लोग सुना करते हैं, अगर वो हेल्थ से रिलेटेड बातों को अगर जनता के सामने रखेंगे, पेशेंट्स को समझाएंगे, जो व्यक्ति बीमारी से ग्रसित है उनको समझाएंगे, तो इससे उन पर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा और कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रभाव जाएगा। तो इससे कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन एक प्रकार से क्रिएट होगा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका टीचर्स की भी आ जाती है कि स्कूल लेवल पर स्कूल हेल्थ प्रोग्राम से के माध्यम से कहीं ना कहीं प्रारंभिक रूप से ही, जब अर्ली एज में ही जब बच्चे होते हैं एजुकेशन के दौर में, तो उनको हेल्थ से रिलेटेड चीजें बताई जाए कि किस प्रकार से हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं डिजीज को, कि हमें कोई बीमारियां हो ही ना। तो वो कहीं ना कहीं अगर किसी भी व्यक्ति को बचपन से कोई चीज अगर बताई जाती है तो भविष्य में जाकर वो बड़े होने पर भी उस बातों को वो ध्यान रखेगा, उसके दिमाग में वो रहेंगी। तो कहीं ना कहीं ये बात हुई किसकी, कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन। तो दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट की, वह है हमारा क्या, डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ पॉलिसी। तो दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस भी किया था कि चाहे वो इमरजेंसी जैसी सिचुएशंस हो, तो उसमें भी कहीं ना कहीं रोल प्ले एक फार्मासिस्ट करता ही है, जो कि कोरोना काल का समय एक अति महत्वपूर्ण समय माना जाता है। और मैं मानता भी हूं और आप सभी भी इसको स्वीकार करेंगे कि कहीं ना कहीं जो विभिन्न कंपनियां थी, फार्मा ही कंपनियां तो वैक्सीन बना रही थी, जो कहीं ना कहीं इमरजेंसी सप्लाई से रिलेटेड था, तो वो महत्वपूर्ण फार्मास्यूटिकल्स थे, इंपॉर्टेंट फार्मास्यूटिकल्स थे, चाहे वो वैक्सीन हो चाहे एंटीडोट्स हो। तो ये सारी कौन बना रही थी, फार्मा कंपनियां बना रही थी, अर्थात फार्मासिस्ट का इसमें कहीं ना कहीं एक रोल था, डायरेक्टली रोल था। तो इसमें कहीं ना कहीं उनके माध्यम से यहां पर क्या किया जा सकता है कि इस प्रकार की वैक्सीन डेवलप की जाए, उनके सजेशंस मांगे जा रहे थे, फार्मा कंपनीज के सजेशंस इसमें मांगे जा रहे थे। और इसमें जो डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ पॉलिसी की बात है, उसमें जो रोल प्ले करते हैं, जो हेल्प करते हैं, जो असिस्ट करते हैं एक फार्मासिस्ट, जो एक फार्मासिस्ट होते हैं वो बड़े पदों पर चले जाते हैं तो वो फार्मासिस्ट ही रहते हैं, फार्मासिस्ट के पोस्ट से ही होकर जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग उनका रोल एज अ फार्मासिस्ट भी यहाँ देखते हैं कि किस प्रकार से ना केवल वो एक लोकल स्तर पर बल्कि एक नेशनल लेवल पर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं फार्मासिस्ट। जब भी किसी प्रकार की आपदा आती है, चाहे बाढ़ आए चाहे चक्रवात आए, तो उसमें कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है, फार्मासिस्ट की जरूरत पड़ती है, तो अधिकतर बड़े पैमाने पर फार्मासिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो वो उसमें असिस्ट करते हैं, कैसे दवाइयां हैं उनको प्रिक्योर करना, उनको डिस्पेंस करना, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, काफी लोग घायल होते हैं तो उनकी तमाम तरीकों से उनकी मदद करना, ये एनडीआरएफ हो चाहे हमारी अदर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हो, एनजीओ हो जो हेल्थ केयर से रिलेटेड है, उन तमाम चीजों में ये मदद करते हैं। और साथ ही साथ पॉलिसीज में यह भी बात उनके द्वारा रखी जाती है कि बेटर टू बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हो, ताकि मैनेजमेंट अच्छी तरीके से सेफली एंड इफेक्टिवली चले और हमें सेफली एंड इफेक्टिव मेडिकेशंस मिले, हम लोग दे सकें, इसके लिए प्रयास उनके द्वारा किया जाता है। और खास तौर से जो हैंडलिंग है, जो काफी हजार्डस खतरनाक प्रकार के जो भी डिस्पोजल्स है, उनसे रिलेटेड भी पॉलिसीज रखने की बात, इस तरह की पॉलिसीज की बात डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ पॉलिसी में एक फार्मासिस्ट द्वारा रखी जाती है कि इससे रिलेटेड सरकार प्रयास करे। अगला हम लोग बात करते हैं दोस्तों, वह है हमारा बायोमेडिकल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। दोस्तों यदि हम लोग बात करें बायोमेडिकल, जो आज के युग में यह एक नया इन्वेंट है, जैसे बायो टेक्नोलॉजी एक नया प्रकार का आगमन है, तो बायोमेडिकल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जितने भी हमारे फार्मासिस्ट है उनको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। फार्मा इकोइपेडोमोलॉजी यानी फार्मा इकोइपेडोमोलॉजी, अर्थात इसका मतलब यह होता है कि एक हमारे पास वेल डिफाइंड एक पॉपुलेशन है और उसको हम उस पर किस प्रकार से एक ड्रग का क्या यूज है और उसका क्या इफेक्ट आ रहा है, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। फार्मा इपेडेमोलॉजी के अंतर्गत हम लोग बेसिकली इसको पढ़ते हैं, तो इसकी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। फार्मा को इकोनॉमिक्स की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि किस प्रकार से आज के युग में बड़े पैमाने पर जिस प्रकार से विभिन्न कंपनियां आ चुकी हैं और बड़े पैमाने पर हमारे पर हम लोग देखते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज है, लेकिन वहीं बहुत सारी जनता तो है, बहुत सारा व्यापक पॉपुलेशन तो है, लेकिन हमारे पास देखते हैं कि उतने संसाधन नहीं है। तो किस प्रकार से कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से हम लोग
क्या कर सकते हैं, जनता को दवाई पहुंचा सकते हैं, फार्मा को इकोनॉमिक्स की ट्रेनिंग दी जाए। इसके साथ ही साथ रिसर्च मेथोडोलॉजी की यहाँ पर बात की जाती है कि किस प्रकार से यदि एक फार्मासिस्ट है तो कहीं ना कहीं वो अगर कोलेबोरेटरली काम करना चाहता है, अपना योगदान देना चाहता है, तो उसको कहीं ना कहीं किस प्रकार से क्लिनिकल स्टडीज में किसी चीज को कंडक्ट किया जाता है, किस प्रकार से उसको इंटरप्रेट करना है, इन तमाम चीजों को यदि एक व्यक्ति, एक फार्मासिस्ट अगर जानेगा किस प्रकार से कंडक्ट करना है, उसको डिजाइन करना है और उसको इंटरप्रेट करके जो भी हमारी जो बॉडीज होती हैं, रिव्यू कमिटीज होती हैं, उन तमाम संस्थाओं के साथ, समितियों के साथ मिलकर कोलैबोरेटली तभी वह एक फार्मासिस्ट काम कर पाएगा। और खास तौर से जो फार्मास्यूटिकल्स जो हमारे फेलोज होते हैं, जो खास तौर से जो मेडिसिन की स्टडीज करते हैं, उनसे और उनको इस बात में एक्सपोजर दिया जाना चाहिए कि आप हेल्थ रिलेटेड जो इशू हैं, जो हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, उसमें आप स्टडीज कीजिए कि किस प्रकार से एक मेडिसिन है उसके एविडेंस बेस्ड पर उसका एक्सपेरिमेंट कर कर क्या आउटपुट आता है, क्या रिजल्ट आता है, उसके आधार पर उनको एक इंस्ट्रक्टिव ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। इन तमाम चीजों को कहीं ना कहीं फार्मा जो हमारा ये पॉइंट है बायोमेडिकल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के अंतर्गत याद रखना चाहिए। अगला हमारा पॉइंट है पेशेंट काउंसलिंग। दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पेशेंट काउंसलिंग भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिंदु है कि जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम लोग देखते हैं कि यदि हमारे पास कोई पेशेंट आया या डॉक्टर के पास पेशेंट आया या फार्मासिस्ट के पास कोई पेशेंट दवाई लेने जाता है तो कई बार वो परेशान रहता है अपनी बीमारियों से। तो यदि एक डॉक्टर उससे अच्छे से बात करे, उसको समझाए कि आपकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तो वो सरलता पूर्वक और वह इस चीज को समझेगा भी और सहज भी महसूस करेगा क्योंकि उसको एक डॉक्टर ने कहा है, तो आधी बीमारी तो उसकी ऐसे ही ठीक हो जाएगी। पेशेंट काउंसलिंग की जहां तक बात आती है, इसमें WHO एक इंपॉर्टेंट कोटेशन कहता है, एक इंपॉर्टेंट उसके द्वारा बात कही जाती है कि जो फार्मासिस्ट है, कम्युनिटी फार्मासिस्ट जो है, वो बेसिकली एक इंपॉर्टेंट हेल्थ प्रोफेशनल है क्योंकि ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन है। तो कहीं ना कहीं इनका कमिटमेंट बनता है कि जो एक कम्युनिटी है, जिस कम्युनिटी में हम लोग रहते हैं, उनको अवेयर करें और इस अवेयरनेस में कहीं ना कहीं उनके द्वारा देखा जाए कि पेशेंट जो भी कंप्लायंसेस लेकर आते हैं कि किस प्रकार से जो हमारी मॉनिटरिंग, कई बार हम लोग देखते हैं कि पेशेंट द्वारा ये शिकायत की जाती है, कहा भी जाता है हॉस्पिटल्स में कि ये जो व्यवस्था है, जो सरकारी व्यवस्था है, वो सही नहीं है। तो मॉनिटरिंग प्लान्स किस प्रकार से चल रहे हैं, फार्माकोथेरेपेटिक रिजीम्स किस प्रकार से हैं, उन तमाम कंप्लायंसेस को लेकर एक पेशेंट को एजुकेट करना, उसको काउंसिल करना, उसको अवेयर करना, यहाँ पर ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं एक फार्मासिस्ट कर सकता है और इसके माध्यम से किया जा सकता है। और इसके साथ ही साथ पेशेंट को काउंसलिंग करने के दौरान एक फार्मासिस्ट के पास जब एक व्यक्ति जाता है, एक पेशेंट जाता है, तो उसको यह भी बताया जाता है कि डोजेस का क्या रिजीम होता है, डोज कब लेनी है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन का क्या तरीका होगा, कब कब उसको लेना है, किस चीज के साथ उसको लेना है, और उसके साथ ही साथ उसकी स्टोरेज कंडीशंस क्या है, उसको कहाँ रखना है, और इसमें साथ ही साथ उसके क्या ड्रग इंटरेक्शंस हो सकते हैं, उसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, आपको क्या क्या चीजों का प्रिकॉशन करना है। इन तमाम चीजों को लेकर एक पेशेंट को काउंसलिंग करने का कार्य एक फार्मासिस्ट करता है। चलिए आइए अगले पॉइंट की बात करते हैं और वह है हमारा क्या, पॉपुलेशन बेस्ड हेल्थ केयर। दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो एक आउटकम जो सेंटर फॉर इन एडवांस्ड फार्मास्यूटिकल एजुकेशन द्वारा आउटकम्स बेसिकली निकाला गया, उन्होंने सजेस्ट किया कि जो एक फार्मासिस्ट है उनके द्वारा क्या किया जाना चाहिए, पॉपुलेशन बेस्ड हेल्थ केयर तो किया ही जाना चाहिए, साथ ही साथ पेशेंट बेस्ड हेल्थ केयर भी किया जाना चाहिए। और इसके लिए कहीं ना कहीं जरूरी है कि जो एक कम्युनिटी के बेस पर जो उनके द्वारा जो टूल्स तैयार किए जाते हैं, पॉपुलेशन बेस्ड हेल्थ केयर जो टूल्स तैयार किए जाते हैं उनका यूज करें, चाहे वो मेडिकेशन यूज इवेल्युएशन टूल हो, चाहे एविडेंस बेस्ड डिजीज मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, जो कि कई बार ऑर्गेनाइज किए जाते हैं कि किस एरिया में किस प्रकार की बीमारी किस समय में रही और उससे रिलेटेड किस प्रकार से यूजेस हैं, साइड इफेक्ट्स हैं,
तो इनके द्वारा जो भी उनके द्वारा पहले रिसर्च किए जाते हैं एक दवा के बेस पे, जैसे कि अभी यदि हम लोग बात करें तो कोरोना में हमारे पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है, तो एक बड़ा व्यापक और पॉपुलेशन इससे प्रभावित हुआ था। तो कहीं ना कहीं यह हमारे लिए क्या काम करेगा, एक एविडेंस बेस्ड की तरह काम करेगा। और भविष्य में कभी भी अगर इससे रिलेटेड और कोई डिजीज या इससे ही संबंधित डिजीज कोई क्रिएट होती है तो इससे हम लोग आसानी से पॉपुलेशन का, लोगों का क्या कर सकेंगे, ट्रीटमेंट, मेडिकेशन इसके माध्यम से कहीं ना कहीं हम लोग दे सकेंगे। तो आइए चलिए हम लोग यदि बात करें तो कहीं ना कहीं जो क्या कर सकते हैं, क्वालिटी रिव्यूज, जो भी मेडिसिन आ रही हैं वो भी कहीं ना कहीं फार्मासिस्ट ये देख सकते हैं कि उसकी क्वालिटी कहीं खराब तो नहीं है, क्वालिटी सही है कि नहीं है। इसके माध्यम से वो कहीं ना कहीं जो बढ़िया मेडिसिन है, जो अच्छी मेडिसिन है, उसको अपने पेशेंट को और लोगों तक उसको पहुंचा पाएंगे। चलिए अंतिम और अगला पॉइंट देख लेते हैं, वह है हमारा नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। और दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो हमारे देश में कई तरह के प्रोग्राम्स, लगभग दर्जनों प्रोग्राम्स हेल्थ से रिलेटेड भी चल रहे हैं। और उसमें यदि हम लोग बात करें तो आयुष्मान भारत योजना, जो एक बड़ी और व्यापक स्तर की, विश्व स्तर की, जिसमें 5 लाख रुपए तक की बीमा दी जाती है। इन तमाम प्रोग्राम्स की बात नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के तहत बात की जाती है, चाहे पल्स पोलियो प्रोग्राम हो, चाहे एड्स से रिलेटेड प्रोग्राम हो, चाहे कोविड वैक्सीन से रिलेटेड प्रोग्राम्स हो, चाहे जननी सुरक्षा योजना की बात हो। तो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के बारे में एक फार्मासिस्ट अपना रोल प्ले इसमें कर सकता है और इसके माध्यम से वह एक महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभा सकता है। तो ये था तमाम पॉइंट्स, बिंदु जो कि आज के टॉपिक से रिलेटेड था, डिस्कस द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू, धन्यवाद।